नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी जनजाति सीरीज में की कड़ी में अगला कोल जनजाति। इस वीडियो में हम कोल जनजाति के बारे में बातें करेंगे और ये देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कोल जनजाति से रिलेटेड है और हमारी किसी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। आप ध्यान रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी द्वारा आपके लिए निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है। इसमें एमपीजी के गणित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी का आपको नियमित अध्ययन कराया जा रहा है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस निःशुल्क पढ़ाई का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कोल जनजाति। तो देखिए, इनके बारे में हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोल जनजाति क्या बोलती है कि इनका संबंध सबरी से है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, माता सबरी हैं जिन्होंने राम को बेर खिलाए थे, भगवान श्री राम को। तो इनका संबंध ये क्या बताते हैं? सबरी से। अब देखिए, ये लोग बोलते हैं कोल जनजाति की कि इनकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण और शिव से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी जनजाति का संबंध सबरी से है, या उत्पत्ति सबरी से है, या कृष्ण या भगवान शिव से है। अब देखिए, आता है कि कोल जनजाति के बारे में जो जानकारी है वो पुराणों और ऋग्वेद में भी दी गई है। तो ये भी भीलों की तरह भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है कि जिनके बारे में जानकारी हमें पुराण और ऋग्वेद में भी मिलती है। पुराण और ऋग्वेद में हमें भील जनजाति के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखिए, पॉइंट दिया है कि कृषक जनजाति है। वैसे पिछले वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे, तो मैं सभी जनजातियों के बारे में बता चुका हूं कि मोस्टली जनजातियों में कृषि, पशुपालन, मछली पालन या मछली का शिकार करना कॉमन बात होती है। तो कोल भी उसी तरह से कृषक जनजातियों में आती है। तो ध्यान रखिएगा, चारों पॉइंट आपके एमसीक्यू के तौर पर आ सकते हैं आप परीक्षा में। चलिए अब आगे की तरफ अपन चलते हैं और इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको सभी जनजाति का ओरिजिन पता होना जरूरी है। तो मैक्स मूलर जो है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनके अनुसार कोलोरियन कौन है, कोल कौन है? एक कोलोरियन जनजाति है, द्रविड़ जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी किसको बिलोंग करते हैं? द्रविड़ को। वैसे मध्य प्रदेश की ज्यादातर ट्राइब काय में आती है? द्रविड़ में। अब देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसके बारे में कि मध्य प्रदेश की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये ध्यान रखिएगा, भील गोड़ के बाद तीसरा नंबर किसका आता है? कोल जनजाति का। और इसकी हाईएस्ट ब्रांच है, 22 उप शाखाएं। इतनी सब ब्रांचेस या कहें उपजातियां किसी भी जनजाति की नहीं है। सबसे ज्यादा किनकी होती है? कोल की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक एमसीक्यू बनता है। अब देखिए, आता है कोल का एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जनजाति संगीत प्रिय होती है। ये लोग होते हैं म्यूजिक लवर। म्यूजिक को ये अपनी लाइफ का एक पार्ट मानते हैं, सिखाया जाता है इनके घरों में गायन वादन। और देखिए क्या होता है, सभी घरों में, हर घर में क्या मिलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र। तो आप ध्यान रखिएगा, संगीत प्रिय जनजाति कौन सी होती है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। और ये पॉइंट भी याद रखेगा, थर्ड लार्जेस्ट भील और गोड़ के बाद। चलिए अब आगे चलते हैं, इनके बारे में निवास स्थान और दूसरी बातें करते हैं। देखिए, अब आगे से जो जनजातियां शुरू हो रही है, जैसे कोल और अन्य जनजातियां, तो अब एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, इनका निवास स्थान। वैसे निवास स्थान जो है हर जनजाति में काफी महत्वपूर्ण होता है कि किस क्षेत्र को बिलोंग करती है। तो देखिए, ये आता है सतना, रीवा, उमरिया, डिंडोरी, बघेलखंड वगैरह का जो एरिया हम बोलते हैं, सतना और आसपास का, सिंगरौली, यानी मध्य प्रदेश का एक प्रकार से पश्चिमी हिस्सा और उसके आसपास का क्षेत्र। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बद्री राजा। तो देखिए, कोल जनजाति का यह मानना है कि बद्री राजा क्षेत्र, जो कि वास्तव में कहा आता है रीवा में, यह इनका क्या है? मूल स्थान। यानी रीवा जिला, उस क्षेत्र में बद्री राजा नाम का स्थान इनका ओरिजिन है। तो ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में कोई एमसीक्यू बन सकता है यहां से। चलिए आगे देखते हैं अब अपन विवाह की पद्धतियां। तो देखिए, जैसा इसमें दिया है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करते। मैं आपको कई बार बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि लगभग सभी ट्राइब 100% मूल रूप से हिंदू ही हैं। अब इसमें कुछ एक बातें और देख लेते हैं। बहु विवाह किए जाते हैं, एक से ज्यादा शादी करते हैं
और वधु मूल्य प्रथा विद्यमान नहीं है। यानी क्या है कि लड़के वालों की तरफ से कोई धन लड़की वालों को नहीं दिया जाता है। देखिए वधु मूल्य देना कुछ ट्राइब में अलाउड होता है, कुछ में नहीं। तो कोल जनजाति में नहीं है, ये शब्द आप याद रखेगा, यहां पर कोई वधु मूल्य नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होते हैं। चलिए अब जानते हैं अपन इनकी कुछ उपजातियों के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया 22 है इनकी, 22 सबसे हाईएस्ट, लेकिन इसमें से कुछ एक को याद रखना, जैसे रोहिया, रतेला, कड़ोतिया, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना। ये जो रातेला होते हैं या रोतेला होते हैं, ये अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं, पर इतना कुछ महत्व नहीं है, आप बस इनके नाम याद रखना। एग्जाम में बस इतना ही पूछता है कि ये किसकी उपजाति है। वैसे काफी डीप में क्वेश्चन है, संभावना थोड़ी कम है एग्जाम में आने की, पर याद रखना आप। चलिए आगे चलते हैं अपन इनके बारे में। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि इनकी पंचायत क्या कहलाती है, गोहिया। ये शब्द याद रखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है कि गोहिया जो है किस जनजाति की पंचायत है, या फिर कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो वो है गोहिया। ये शब्द को विशेष तौर से ध्यान रखना, एमसीक्यू के तौर पे काम करेगा। अब देखिए मुखिया को यहां पर क्या शब्द यूज करा जाता है, चौधरी। कोल जनजाति मुखिया को मुखिया ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, चौधरी। अब अगला आता है कि पर्दा प्रथा नहीं होती है। इस तरह के पॉइंट आप याद रखना जो यूनिक दूसरी जनजाति से अलग इनको प्रदर्शित करते हैं कि बहुत सी जनजातियों में पर्दा प्रथा होती है, पर जो है कोल जनजाति में पर्दा प्रथा नहीं होती है। अब और आता है महत्वपूर्ण पॉइंट कि महिलाएं पुरुष के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। यानी इस जनजाति में भी, कोल में भी महिलाओं को जो है समानता का दर्जा दिया जाता है। ये सभी तरह के कार्यों में, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, पुरुषों के साथ बिल्कुल सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। अब देखिए अगला शब्द आता है टोला। तो वो कोल जनजाति का समूह यानी 25, 50, 100 लोगों के ग्रुप को ये क्या बोलते हैं, टोला। ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टोला किसे कहा जाता है, या टोला शब्द किस जनजाति से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आर्थिक रूप से बातें करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया सभी ट्राइब में ये पॉइंट आर्थिक की सोर्स ऑफ इनकम क्या है अलग अलग याद मत रखना, वही सामान्य रहते हैं। शिकारी होना, कृषि में कृषि कार्य करना, मजदूरी करना, मत्स्य पालन या मछलियों का शिकार एटसेट्रा। तो जैसे यही बात हर जगह आपको दिखेगी, खेती, पशुपालन, मजदूरी, बांस की टोकरियां बनाना एटसेट्रा। इसमें बस एक पॉइंट और याद रखना इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बनता है, वो क्या कि कृषि में सिर्फ फसल बोने का कार्य करते हैं। जो कोल जनजाति है इसमें जब खेती की जाती है तो पुरुष लोग क्या करते हैं, सिर्फ फसल बोने तक के कार्य को देखते हैं। इसके आगे का कार्य क्या होता है, कोल महिलाएं मेंटेन करती हैं। जैसा आपको अभी पढ़ाया ही मैंने पॉइंट कि महिलाएं यहाँ पर क्या होती हैं, पुरुष के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर फसल बोने तक खेत जोतना एंड सो ऑन पहले की प्रोसेस करते हैं। फसल बोने के बाद उन्हें रोज पानी देना और दूसरे वर्क कौन करता है, महिलाएं। चलिए आगे चलते हैं अपन इनके भोजन के बारे में। तो देखिए भोजन में भी लगभग सेम ही बात है जो अपन आर्थिक में करते हैं कि सभी जनजातियां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की होती हैं, और सभी जनजातियों में एक चीज ये रहती है कि गाय का मांस नहीं खाया जाता है। ट्राइब्स के लोगों में नियम है कि गाय का मांस नहीं खाते। यहाँ पर एक और यूनिक आती है शेर का मांस, यह भी इनमें वर्जित होता है। तो ध्यान रखिएगा वेज नॉन वेज पेज के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। पेज क्या होता है, कुछ यूनिक फीचर यदि होता है तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। चलिए यहां पर तो सब सामान्य ही बात है। आगे चलते हैं नृत्य। देखिए सभी ट्राइब के कुछ स्पेसिफिक डांस होते हैं। तो इसमें यदि अपन बात करें तो कोल जनजाति का एक बेहद फेमस डांस है, वो आता है कोल देहका। इस लाइन को आप विशेष तौर से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कोल देहका किस जनजाति का नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा कोल देहका आपको आराम से याद भी हो जाएगा। इसमें कोल शब्द है, जनजाति का नाम है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण नृत्य है इन जनजाति का, और ये फेमस है अपने हस्त चालन के लिए, यानी डांस के दौरान जो हैंड्स मूवमेंट होता है उसके लिए ये काफी यूनिकनेस प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना
हस्तचालन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब अपन ने जैसा पढ़ा कि कोल जो है संगीत प्रिय जनजाति है, तो संगीत और नृत्य अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो ये नृत्य प्रिय भी जनजाति है। ध्यान रखिएगा, संगीत और नृत्य प्रिय जनजाति। चलिए आगे चलते हैं देवी देवताओं में। तो देखिए वही बात आती है, इसको भी आप अलग से तैयार नहीं करें। सभी ट्राइब प्राकृतिक पूजा करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा या पवित्र नदियां जो हिंदुओं की हैं, ज्वालामुखी। ये शब्द जरा यहाँ पर नया आया है पहली बार, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी पूजा किसी ट्राइब में नहीं होती है सिवाय कोल के। इसके अलावा देखिए शारदा माता, ये सभी लोगों में पूजा जाती है। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक देवता हो जाते हैं ठकुराइन, ठाकुरदेव, बैरागी बाबा एंड सो ऑन। वैसे मूल रूप से ये भी हिंदू है। ये पॉइंट थोड़ा याद रखना, ज्वालामुखी ये एक यूनिकनेस दर्शाता है किनकी, कोल जनजाति की। और बाकी प्राकृतिक पूजा है, सभी हिंदू त्योहार, हिंदू देवी देवता इनके लिए भी आराध्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पर्व तो देखिए वही आते हैं, रामनवमी ये सभी लोग मनाते हैं, होली, दुर्गा पूजा, तीज, दशहरा एंड सो ऑन। तो जैसे मूल रूप से तो हिंदू ही हैं, तो सभी हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं अन्य तत्व की तरह में। अब देखिए एक आता है कि कोल जनजाति के यूनिक फीचर आ जाता है कि मृत्यु होने पर यहां पर दफनाया जाता है। ज्यादातर ट्राइब्स में हिंदू धर्म की तरह ही मृत्यु के बाद किसी का क्रियाक्रम अग्नि द्वारा करा जाता है, पर ध्यान रखना यहाँ पर कोल जनजाति में दफनाया जाता है। ये आपका एमसीक्यू बनता है। अब आगे चलते हैं, जनजाति में टोटम प्रथा, गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कोई भी ट्राइब समान गोत्र में शादी नहीं करती है, ये ध्यान रखना। अब यहां से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि गोत्र चिन्ह होते हैं मतलब समान गोत्र में शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या होता है, ये गोत्र के लिए किसी पर्टिकुलर चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ओरल चलता है। हिंदुओं में भी गोत्र चिन्ह सामान्यता नहीं होते हैं। तो बस ध्यान रखना टोटम प्रथा नहीं होती है। टोटम का अर्थ होता है गोत्र का चिन्ह। तो ये सभी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड इतने ही फैक्ट्स कोल जनजाति से आपके बनते हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब अपन आगे बात करते हैं कोरकू जनजाति के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे लिए काम के। तो देखिए सभी स्लाइड्स में मैंने आपके लिए वही फैक्ट लिए जो एग्जाम में डायरेक्टली काम के आए। चलिए देखिए सबसे पहला था कोरकू शब्द का अर्थ। तो देखिए कोरकू का अर्थ होता है आदमियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो ये पॉइंट याद रखना, ये भी आपका एमसीक्यू बनता है। अब देखिए आता है कोरकू जनजाति की ओरिजिन। तो जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताया ही है कि सभी ट्राइब्स में आप ये बात याद रखना कि ये किससे बिलोंग करती है। तो ये आती है कोलेरियन। कोलेरियन से कहने का मतलब क्या है, द्रविड़ मूल की है। अब देखिए एक और पॉइंट आता है कि कोरकू जनजाति स्वयं को क्या मानती है, राजपूतों का वंशज। तो ये पॉइंट याद रखना, यही एग्जाम में ऐसा बनता है कि कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती है, तो वो है कोरकू। अब देखिए अब आता है कोरकू जनजाति का संगठन हिंदुओं के ही समान होता है। वैसे ये बात सभी ट्राइब में कॉमन है, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि लगभग सभी ट्राइब्स जो हैं वो क्या है, मूल रूप से हिंदू हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में होता है। अब देखिए आता है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जरूर याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से कि ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, फोर्थ लार्जेस्ट। पहली भील आती है, दूसरी गोड़ आती है, तीसरी कोल है, चौथी कोरकू है, ये ध्यान रखेगा। अब इनकी जनसंख्या है 7,31,000, 7,31,000। और प्रतिशत जैसा मैं आपको पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि परसेंटेज जरूर ध्यान रखना 4.8%। इसकी थोड़ी संभावना ज्यादा होती है, प्रतिशत में ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। चलिए आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपने। अब देखिए इनका निवास स्थान। तो देखिए जैसा बताया है मैंने आपको, हमेशा हर ट्राइब के निवास स्थान की आप विशेष जानकारी रखना। कुछ एक कॉमन भी होते हैं, थोड़ी परेशानी आपको आएगी, पर इन्हें याद रखें। तो देखिए कोरकू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, मेनली मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। खास तौर से बैतूल क्षेत्र को याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कोरकू मूल रूप से ज्यादातर कहां इनका
सकेंद्रण है वो स्थान है बैतूल, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। चलिए आगे देखते हैं अपन कोरकुओं की उपजातियों के बारे में बात करें तो देखिए इनके मेनली तो दो वर्ग हैं। पहला दिया है राज कोरकू और दूसरा पथरिया कोरकू। देखिए राज कोरकू मतलब क्या, जो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड टाइप के लोग। और पथरिया क्या हो गए, वो लोग जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं या अन्य कामों में, वो काय में आते हैं पथरिया, या इन्हीं को नाम है पठारिया। ध्यान रखिएगा दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग नहीं। तो ये हो जाते हैं आपके दो उपवर्ग। अब देखिए क्या है, क्षेत्र के अनुसार इन्हें भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं जो मध्य प्रदेश के बैतूल में रहते हैं, वो स्वयं को क्या बोलते हैं, बाबरिया कोरकू। ये सिर्फ वो लोग हैं जो बैतूल क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक नाम हो गया, क्योंकि कोरकुओं में अलग अलग एरिया के हिसाब से क्षेत्र वाइज भी नाम दे दिए गए हैं। अब देखिए पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले क्या कहलाते हैं, बदोरिया। ध्यान रखिएगा कि पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू स्वयं को क्या बोलते हैं, बदोरिया। अब ये अमरावती महाराष्ट्र में आता है, तो ये स्वयं को क्या बोलते हैं, रूमा। है तो ये कोरकू ही, लेकिन उस क्षेत्र में रहने के कारण इन्होंने नाम ले लिया है। अब इसके अलावा अन्य एरियो में भी रहते हैं इनकी उपजातियां, जैसे बोवई, ये ध्यान रखिएगा, दुलाराय, और इसके अलावा नहला। ये एग्जाम में आए हैं, 3 मैंने आपको टिक कर दिए मेन, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा याद करना। ये भी उपजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं और वहां पे वर्क करती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इनके भोजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, लगभग सभी ट्राइब में जो है खाने से रिलेटेड बातें सेम ही है। यहां पर एक बात आती है कोरकू की, कि ये मोटे अनाज ज्यादा पसंद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोरकुओं में मोटे अनाज से बनी हुई वस्तुओं का उपभोग ज्यादा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये यूनिक फीचर है, बाकी भोजन से रिलेटेड बाकी सभी बातें सभी जनजातियों में कॉमन होती हैं। चलिए अब चलते हैं अपन देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, यह स्वयं को हिंदू बताते हैं। अब इस बारे में अपन कई बार बात कर चुके हैं, और इनके देवी देवता भी हिंदू देवी देवता भी होते हैं और कुछ स्पेसिफिक भी। तो जैसे महादेव, चंद्रमा की अपन बात करें, मैं आपको बता चुका हूं सभी ट्राइब जो है प्राकृतिक पूजा भी करती है। फिर मेघनाथ, ये शब्द पर आप विशेष फोकस करिएगा एग्जाम की दृष्टि से, कि मेघनाथ जो है वो कोरकुओं के भी एक प्रमुख देवता हैं। कोरकू जनजाति मेघनाथ को काफी सम्मान देती है, इसके बारे में डिटेल अपन और पढ़ेंगे। अब जैसे आते हैं डोंगर देव या भटुआ देव, तो ये इनके कोरकुओं के स्पेसिफिक हो जाते हैं। डोंगर देव, भटुआ देव कुछ दूसरी ट्राइब्स में भी कॉमन है, पर आप देवी देवताओं में यदि कोरकुओं की बात करें तो मेघनाथ पर विशेष फोकस करना है ना। ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मेघनाथ किस जनजाति के प्रमुख देवता है, तो ओनली कोरकू। चलिए आगे चलते हैं अपन, विवाह पद्धतियां। अब देखिए वही सारी बातें आती है, राजी बाजी विवाह, चिथोड़ा लमसेना विवाह, हट विवाह, ये सभी ट्राइब्स में लगभग कुछ कम ज्यादा के साथ कॉमन है। अब देखिए इसमें गोत्र का प्रमुख स्थान है, यह ध्यान रखिएगा, और समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। यह भी वही हिंदुओं वाली पद्धति रहती है, यह आपने कई जनजातियों में पढ़ा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि वधु मूल्य देना अनिवार्य होता है। यहां पर लड़के वालों को कुछ पैसा लड़की की फैमिली को देना पड़ता है, पर ध्यान रखिएगा वो पैसा लड़के की फैमिली को ना मिलते हुए कहा जाता है पंचायत में। यहां पर एक अलग प्रथा आती है। इनके अलावा बाकी सभी में जो वधु मूल्य होता है वो लड़के के वो घर वाले ही रख लेते हैं लड़की के, पर यहां पर यूनिक फीचर क्या है कि पंचायत में दिया जाता है ये धन, ये जो है पर्टिकुलर फैमिली को नहीं मिलता है। तो ये इनका यूनिक फीचर है, ध्यान रखिएगा आप इसमें। चलिए अब आते हैं काफी महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन, वो आता है नृत्य, खंबा स्वांग। ये ध्यान रखिएगा, जैसा देखिए अपन अभी बात कर रहे थे कोल जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। तो देखिए कोरकुओं में जैसा मैंने बताया था कि मेघनाथ एक विशेष सम्मानित और पूजक व्यक्ति है, उनके लिए पूजा की जाती है। तो खंबा स्वांग जो है मेघनाथ की स्मृति में या कहे मेघनाथ के ही सम्मान में किया जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये खंबा नृत्य का ही एक चित्र है। तो ध्यान रखिएगा मेघनाथ की स्मृति या सम्मान में होता है, और ये किससे रिलेटेड है, कोरकू जनजाति से। ये विशेष तौर से एग्जाम में कई बार पूछा गया, दोनों पॉइंट याद रखना।
कि खंबा स्वांग किस जनजाति से संबंधित है, तो बिल्कुल आप मत भूलना, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कृषि। तो देखिए वही बात, इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया अलग से याद मत करना, पशुपालन, मजदूरी, वनोपज, शिकार, झूम कृषि, भले अलग अलग जनजातियों में अलग नाम दिए हों, पर ये सारे प्रोफेशन लगभग कॉमन होते हैं, तो आराम से आप एग्जाम में इसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपन त्योहार की तरफ चलते हैं। तो देखिए वही हिंदू त्योहार है, दिवाली, गुड़ी पड़वा और सभी हिंदू त्योहार। तो ध्यान रखिएगा, कोरकू जो है सभी तरह के त्योहार मनाते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अन्य तत्व देख लेते हैं। देखिए अब इसमें एक आता है कि जनजाति में मृत्यु होने पर व्यक्ति को दफनाया जाता है। अपन ने अभी जो है कोल में भी यही पॉइंट पढ़ा है और कोरकू में भी, तो ध्यान में ये दोनों जनजातियां व्यक्ति को दफनाती है। अब देखिए इसमें एक नया पॉइंट आता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी याद में जहां पर दफनाया जाता है, जिसे हम साधारण शब्दों में बोले कब्र, वहां पर एक झंडे बनाया जाता है निशानी के तौर पे। तो ये एक यूनिक फीचर है, और ध्यान रखिएगा ट्राइब का जो यूनिक फीचर होता है ना, वही एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आता है। तो ध्यान रखिएगा, कोरकू जनजाति में दफनाया भी जाता है, कोल में भी दफनाया जाता है, लेकिन कोरकू में क्या होता है, नया पॉइंट क्या है कि ये झंडा बनाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब आते हैं पड़ियार और भूमका व्यक्ति। तो देखिए कोरकू जनजाति में जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो चौधरी हैं या गांव का प्रशासन देखते हैं या कोरकू जनजाति के विकास के लिए काम करते हैं, तो उन्हें पड़ियार और भूमका बोला जाता है। ये दोनों शब्द याद रखिएगा। क्वेश्चन इतना ही बनता है कि भूमका या पड़ियार किस जनजाति से संबंधित व्यक्ति होते हैं। अब देखिए आता है काफी महत्वपूर्ण, हम भारत की और मध्य प्रदेश की सभी ट्राइब्स की बात करें तो कोरकू जनजाति ऐसी है जिसने सरकारी योजनाओं में उत्साह से भाग लिया, और सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ किस जनजाति ने लिया है, कोरकू। ये पॉइंट याद रखिएगा। वैसे ध्यान रखिएगा, कोरकू जनजाति भी मध्य प्रदेश की बेहद पिछली जनजातियों में से एक है। मैं आपको बता चुका हूं, बेगा हैं, सहारिया हैं, ये सब जनजातियां विशेष पिछड़ी है, तो उसी कैटेगरी में कोरकू भी आती है, लेकिन इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का स्टेटस नहीं दिया गया है। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको काफी जनजातियों से संबंधित परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स मिले होंगे। यदि मिले हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।